खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल उड़ने की आशा का। अब देखिए, सायली घर तो वापस आ गई है। उसने बाबा को भी मना लिया है, लेकिन सचिन अभी भी उससे खफा है। हो भी क्यों ना, उसे लग रहा है कि उसकी सायली ने उसे धोखा दिया है। मगर अब सायली ने ठान लिया है कि वो अपने पति को मना कर रहेगी। इसीलिए तो वो टिफिन लेकर पहुंच जाती है सचिन के पास। अब उसने सचिन की सारी पसंदीदा डिशेस बनाई हैं, लेकिन सचिन खाना ही नहीं चाहता। सचिन अभी भी अड़ा हुआ है कि वो सायली से दूरी बनाकर ही रहेगा। वैसे आगे सायली काफी कोशिश करेगी अपने सचिन को मनाने के लिए। मैं घर से सबके लिए खाना बना कर लाई हूँ, आप सब खाने बैठ जाओ। वाह, क्या खुशबू है। तुम लोग सबका कोई ईमान धर्म है ही नहीं, सबने पार्टी चेंज कर डाला। देख रहे मैं, बैठना मेरे साथ ही है ना, एक एक को देख लेगा मैं। इतना ही नहीं, वो घर के सारे काम में अपना योगदान देगी। जहाँ जहाँ सचिन को पैसे भरने होंगे, वहाँ वहाँ सायली मेहनत करके पैसे लाकर जमा करेगी और ये सब सचिन के सामने होगा। कैसे मुझे तुम मिल गए भैया, जैसे भी मिले अमृता और विराट। अब मुझे लगता है कि इनको मिलना ही था। देखिए ना, दोनों के बीच में नोकझोंक होती रहती है, लेकिन डिस्पाइट दैट दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग ना बिल्कुल वैसी है जैसे कि दो लोगों के बीच में होनी चाहिए। परफेक्ट। और विराट एक दूसरे को समझ ही जाते हैं। जब विराट के परिवार पर मुसीबत आती है तो बिन कहे अमृता वो सब कुछ कर जाती है जो उसे लगता है परिवार के हित में होगा। तो वहीं अब विराट ने भी अमृता का ये वाला हुनर सीख लिया है। जब उसे पता चला कि अमृता का परिवार पैसों की तंगी की वजह से एक बड़े इवेंट में हिस्सा नहीं ले पा रहा है, अब नवरात्रि आने को है, तो ऐसे में अमृता की माँ का ये प्लान है कि वहाँ पर कुछ काम काज कर लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए पैसे भी तो चाहिए। अब पूरा परिवार खुददार है, ये विराट अच्छे से जानता है, तभी तो उसने गोल गोल करके अमृता के परिवार वालों की मदद करनी चाहिए। एक नया ऑफर आया है जो नवरात्रि अभी आ रही है, उसमें नवरात्रि के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने अप्रोच किया है कि आई की कढ़ाई जो है हमारा ब्रांड वो वहाँ पे आके सर्व करे, लेकिन इतने पैसे हमारे पास है नहीं। फिर हम ये बात कर रहे होते तो विराट ये बातें सुन लेता है और जो भी इसके पहले रायता फैल चुका है तो वो किस तरह से मुझे मनाने के लिए मुझे लगता है ये सारे रास्ते ढूंढता रहता है। और फिर उसको लगता है कि इनके पास पैसों की तंगी है तो मुझे हेल्प करनी चाहिए, लेकिन अगर वो खुद देगा तो मैं लूँगी नहीं पैसे, ये उसे पता है। इसलिए वो कुछ आइडियाज़ लगा के एक आदमी को भेजता है हमारे पास बैंक के तौर पर, और मुझे मिल जाते हैं वो। और अमृता को लगा कि बैंक वालों को झूठ मूठ का भेजा है प्रियंका ने। अब ये कहानी बहुत लंबी है, अगर हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे तो आप एपिसोड में क्या देखेंगे। मोटी मोटी जो बात थी वो हमने आपसे कह दी है, हमारी बातों को आप जरूर समझ गए होंगे। अब जब अमृता को पता चला कि इन सब के पीछे विराट सर का हाथ था, तभी तो वो यहाँ पर आकर विराट को थैंक यू कह रही है, वो भी गले लगाकर। अब पति पत्नी तो ये दोनों हैं, लेकिन इनका प्यार ना शादी के बाद हुआ है, इसीलिए इनके प्यार में आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा जो आपके दिल को जरूर भाएगा। अब अमृता और विराट नवरात्रि की तैयारी करेंगे, वो भी मिलकर। इसका मतलब इस बार की नवरात्रि में बहुत सारा धमाल होगा और इस धमाल में हम तो शामिल होंगे ही। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए का। अब जब से विराट को अपनी मां की सच्चाई का पता चला है तब से वो काफी ज्यादा सैड है। इसी वजह से अमृता और पूरे घर वाले मिलकर उसे चीयर अप करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन विराट की उदासी जा ही नहीं रही है। अब फिल्म गदर विराट को काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए तो देखिए कैसे अमृता थिरक रही है अपने विराट के लिए। लेकिन विराट यहाँ से भी उठकर जाने लगेगा और अमृता सोच में पड़ जाएगी कि वो उसे रोके तो कैसे रोके। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मिश्री का। अब राघव अस्पताल में भर्ती है और मिश्री को इस बात का रियलाइजेशन हो गया है कि वो राघव से बेइंतहा मोहब्बत करती है, तभी तो वो राघव को इस हाल में देख नहीं पा रही है और आज उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। राघव जी, हमें आपसे प्यार हो गया है। देर से ही सही मगर मिश्री चाहती है कि राघव इस बात को जाने और लगता है भगवान ने शायद उसकी सुन ली है। अब कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब यहाँ वानी भी आएगी और वानी भी करेगी राघव से अपने प्यार का इजहार। अब राघव किसे चुनेगा ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। वो दिल फिल्म का गाना था ना, हमने घर छोड़ा है। जी हाँ, और कुछ ऐसा ही मूड हो रखा है ये रिश्ता क्या कहलाता है में। क्या है कि अबीरा को लेकर घर वालों की राय जो है वो काफी विपरीत हो चुकी है, नॉट इन फेवर ऑफ अरमान एंड अबीरा। फिर क्या था, अरमान ने भी तय कर लिया है कि अब मैं अपनी अबीरा का साथ नहीं छोड़ूंगा और उसने इस चक्कर में घर छोड़ दिया है। राम ने भी अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया था। अपनी पत्नी सीता के साथ वो 14 साल के वनवास पर चले गए थे। तो क्या आज कलयुग में भी कुछ ऐसा ही होगा? अरमान अपनी पत्नी अबीरा के साथ ये घर छोड़कर ये क्या हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार से दूर हो जाएगा? अब माँ ने कहा है, माँ की खुशी है तो ऐसा करना ही है। देखिए कैसे अरमान और अबीरा घर से विदाई ले रही हैं और खुद उनकी माँ उन्हें विदा कर रही है। भगवान श्री राम भी गए थे, आपको पता है, 14 साल के वनवास पे चले गए थे वो माँ की बात पे अपनी बीवी को लेके। तो उनके पास सीते थी और अरमान के पास अबीरे हैं तो जाते हैं माँ की बात पे घर छोड़ के। अगर माँ ने हुक्म दिया है और माँ से प्यार है तो उनकी खुशी के लिए कुछ भी। अब परिवार वाले रो रहे थे, बिलख रहे थे क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि अरमान अबीरा इस घर को छोड़कर जाएं। और असली ट्विस्ट तो कहानी में अब आया है जब दादी सा की एंट्री हुई है और दादी सा ने यहाँ पर अर्थी मंगवाई है। इस अर्थी पर किसी की लाश नहीं जाएगी बल्कि पोदार परिवार का अंतिम संस्कार होगा। मान और ये लड़की घर छोड़ के जाए, हमारा परिवार खत्म हो गया, इसलिए अब इस परिवार का अंतिम संस्कार होगा। दादी is just trying to make a point, I think. जो point सही था कहीं ना कहीं शायद। दादी सा चाहती नहीं है कि ये घर, ये परिवार टूटे। पहली बार दादी सा अब जाकर आती है और वो बोलती हैं कि अगर ये लोग दोनों जाएंगे यहाँ से तो ये घर, हमारा घर का अंतिम संस्कार ही हो जाएगा। सो वो जाने नहीं देती बेसिकली। सो दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हर। अगर बड़े बुजुर्गों को कोई बात समझानी होती है ना तो सच में वो इस कदर समझाते हैं ना कि जिंदगी भर आप ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे। विद्या के लिए ये सीख है
ये सीख अरमान और अबीरा के लिए है। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। इसमें सिर्फ विद्या की नहीं, तुम्हारे भी गलत है। रातों रात इतने बड़े हो गए हो कि माँ ने कहा घर से निकल जाओ तो चल दिए। अब तुम्हारी ये लड़की और माँ सब कुछ है, और ये परिवार नहीं लगता। और वो माँ क्यों कर रही है ये सब? उसी की खुशी के लिए कर रही है, क्योंकि उसने देखा है कि उसके अंदर, उसकी आंखों में, उसकी भावनाओं में भी वो भावना है कि मेरा अपना खून हो, क्योंकि वो इस घर का अपना खून नहीं है। तो इसके लिए वो नहीं चाहती, विद्या नहीं चाहती कि कहीं अरमान भी बाद में जाकर उस अरमान का बच्चा भी इन्हीं चीजों से ना गुजरे। दादी साहब बहुत गुस्से में है। उन्होंने विद्या से भी कहा कि तुम होती कौन हो परिवार में इतना बड़ा फैसला लेने वाली, अभी हम जिंदा हैं। तो वहीं अबीरा की भी क्लास ली दादी सा ने कि तुम तो हमेशा हर चीज के लिए लड़ जाती हो ना, तो इस बार क्यों नहीं लड़ी? लड़ती रहती सिर्फ परिवार की भलाई के लिए लड़ूंगी, लेकिन नहीं हम। हालांकि अबीरा ने कोशिश की थी माँ को समझाने की, लेकिन इस बार उसकी नहीं सुनी गई। मैं कन्विंस नहीं हूँ, मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ, माँ को कन्विंस करने की भी कोशिश करती हूँ, लेकिन माँ कन्विंस नहीं होती। उनका अभी भी वही है कि तुम लोग घर से चले जाओ। अब अरमान भी तो दादी सा के दिल का टुकड़ा है, तो अरमान ने भी कोशिश की दादी सा को चुप कराने की, या फिर यूँ कहें शांत कराने की। अब दादी सा ने जो एक्शन लिया उसे मानना तो पड़ेगा। परिवार में हर कोई खुश हुआ। विद्या ने माफी मांगी और अरमान अबीरा अपने कमरे की ओर बढ़े। इसका मतलब ये हुआ कि इतना बड़ा ड्रामा हुआ और इस ड्रामे को हाइप भी किया गया। अब इस एपिसोड की टीआरपी तो आनी ही चाहिए, वरना इतना बड़ा ड्रामा किस काम का। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मंगल लक्ष्मी में लीजिए आदित्य को पुलिस ने पकड़ लिया है। अच्छा किया है, इनकी हरकतें ऐसी हैं कि इनको पुलिस थाने में ही रहना चाहिए। क्या है कि घर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जो आप स्टोरी में देख ही लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम की बात ये है कि मंगल जो है पति को छुड़वाने पतिव्रता नारी की तरह पहुंच गई है। अरे मंगल, रहने दीजिए आदित्य को जेल में, क्योंकि ये बंदा जेल से बाहर निकलकर भी सुधरने वाला नहीं है। मेरे पति ने मुझे नहीं मारा है, इन्होंने हाथ नहीं उठाया है मुझ पर, लेकिन कोई मारने को तैयार ही नहीं है। अरे मैं मानती हूँ कि औरतें चुप रह जाती हैं, लेकिन जब मेरे पति ने मुझे मारा ही नहीं है, ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं है, तो मैं कैसे मारूं? अगर नाम मंगल है तो क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ मंगल होगा। आदित्य को पुलिस पकड़कर ले गई है क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी ने पुलिस में रपट लिखवा दी है। उसकी बहन के साथ उसका जीजा घरेलू हिंसा करता है। अब लक्ष्मी ने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन आपको बता दे कि ये काम उसने नहीं किया है, बल्कि सौम्या ने किया है। सबको यही लग रहा है कि ये पुलिस कंप्लेन लक्ष्मी ने किया है, बट ये सौम्या का चाल है। और यहाँ पुलिस स्टेशन में हूँ मैं, और बहुत ही गुस्से में हूँ बिकॉज़ एक तो मुझे ऑफिस में डिमोशन मिल गया है, ऊपर से बिकॉज़ मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था और मंगल का हाथ मैंने ज़ोर से पकड़ लिया, लक्ष्मी ने देख लिया था, तो हम सबको ऐसा ही लग रहा है कि लक्ष्मी ने किया है, बट इसका पूरा फ़ायदा उठाया सौम्या ने। मंगल पुलिस थाने में अपने पति को छुड़ाने आई है, पुलिस वालों को ये बताने के लिए कि मेरी बहन लक्ष्मी ने कोई कंप्लेन नहीं की है। हम सीधे साधे लोग हैं, ये कानूनी दाव पेच हमें नहीं आते, ये कुछ समझ नहीं आता हमें। मगर मैं एक बात कह रही हूँ आपसे कि ये बहुत गलत हो रहा है। मेरी बहन, इस पर मेरे पति पे शिकायत का झूठा इल्जाम लग गया है। मेरे पति बेगुनाह होकर भी आपने इनको गिरफ्तार कर लिया। घर पर मेरे बच्चे सोच रहे होंगे कि उनके पापा कहाँ गए, और मेरे पति आप सबके सामने अपमानित हो रहे हैं, जबकि ये बेगुनाह है।
डेफिनेटली स्टैंड ले रही है मेरे लिए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैंने कुछ किया नहीं। और एक्चुअली मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, गुस्से में बस हाथ पकड़ लिया था। और जब चूड़ी टूटती है, से चोट लगती है, तब मैं भी रियलाइज़ करता हूँ कि गलत कर रहा हूँ मैं, और मैं पीछे हट जाता हूँ। इनफैक्ट जब पुलिस मुझे लेने आती है तो मैं मंगल से कहता भी हूँ उससे पहले वाले सीन में कि सॉरी, मैं जानकर कुछ नहीं कर रहा था, बिकॉज एक्चुअली आदित्य हर्ट नहीं करना चाहता था, पर वो गुस्से में था, टेंशन में था। उसी वक्त मंगल आ गई तो उसने हाथ जोर से पकड़ लिया बस। अब थाने में इतना तमाशा हो गया तो सवाल ये उठता है कि आखिर कंप्लेन लिखवाई किसने है। अब हम और आप तो जानते हैं कि ये काम सौम्या का किया हुआ है, और सौम्या भी यहाँ पर आई है, लेकिन आदित्य की माँ ने उसे चलता कर दिया। अब आदित्य से जब मुलाकात हुई तो भाई हमें लगा कि सच में आदित्य के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आदित्य भी कुछ कम नहीं है। अभी अभी जेल से बाहर निकल रहा है, लेकिन अब भी उसका कहना है कि घर पहुंच के मैं सबको बताऊंगा। अरे बाबा, अभी तक ना आप थाने में ही हैं, थाने में ही ऐसी बात करेंगे तो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। और यहाँ पुलिस स्टेशन में हूँ, अभी पुलिस के सामने मंगल को कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, लक्ष्मी को कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, बस वेट कर रहा हूँ कि यहाँ से जल्दी बाहर निकलूँ और जो मेरी इंसल्ट हुई है पूरे मोहल्ले वालों के सामने, उसका पूरा भरपाई करने वाला हूँ घर जाकर। फिलहाल मंगल की वजह से ये मामला संभल गया है। अब यहाँ पर जो हंगामा होना था वो हंगामा हो गया है। अब इंटरवल हुआ है, घर पर जाइए, खाइए पीजिए, उसके बाद तैयार हो जाना है, क्योंकि असली क्लाइमेक्स तो तब शुरू होगा जब आदित्य घर पहुंचेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो क्या रहा है टेलीविजन की दुनिया में, आइए आपको बताते हैं। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी 2 पॉइंट टीआरपी के साथ। नंबर 4 पर दो सीरियल हैं, गुम है किसी के प्यार में और उड़ने की आशा 2.1 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर जगह बनाई है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है ने 2.2 रेटिंग के साथ। वहीं नंबर 2 पर झनक पहुंच गई है 2.3 रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर अनुपमा विराजमान है 2.6 रेटिंग के साथ। इस हफ्ते अगर बात करें टॉप 5 शोज की तो स्टार प्लस के सभी शोज धूम मचा रही हैं, क्योंकि टॉप 5 में स्टार प्लस के ही सारे सीरियल्स हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक का। अब देखिए, बात ऐसी है कि अनिरुद्ध ने तो अपने प्यार का इजहार कर दिया, मगर झनक अनिरुद्ध से दूर रहना चाहती है। अब इनके बीच की दूरी ही तो शायद इन्हें करीब लाएगी। तभी तो अनिरुद्ध ने फैसला कर लिया है कि वो अब्रॉड चला जाएगा अपने काम के सिलसिले में, जिसके लिए अर्शी उसका साथ देती है। आप अनी को ऑन साइट प्रोजेक्ट के सिलसिले में अब्रॉड भेजने वाले थे ना? मैंने तो ऐसे कितनी बार कहा, लेकिन ये हमेशा मना कर देता और ना चाहते हुए भी मुझे किसी और को भेजना पड़ा। सर, तब मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन अब मैं जाना चाहता हूँ। वहीं धीरे धीरे झनक भी अपने काम को लेकर सीरियस हो जाएगी और वो आदित्य के साथ एक फिल्म में दिखाई देगी। वो काम तो भले ही आदित्य के साथ करेगी, मगर कहीं न कहीं उसके मन में अनिरुद्ध ही समाया हुआ है। इसीलिए तो डायलॉग डिलीवरी के समय वो बार बार लेगी अनिरुद्ध का नाम। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल दिल को तुमसे प्यार हुआ का। अब देखिए, चिराग और दीपिका एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिता रहे थे, लेकिन मिश्का को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई और फिर उसने ऐसी चाल चली कि दीपिका की साड़ी में आग लग गई। अब इस आग की लपटों में दीपिका तो नहीं मगर चिराग आएगा और मिश्का को इस बात का रियलाइजेशन होगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
वह सीरियल नथ में रूपल पटेल की एंट्री हो गई है और जैसे ही इनकी एंट्री हुई है ना, आपको याद आएगी किसकी, सीरियल साथ निभाना साथ ही आ गई। देखिए ना, ये ट्रैक देखकर आपको भी लगेगा हाय ये सीरियल तो कुछ जाना पहचाना लगता है। कान खोलकर मेरी एक बात सुन लो, जिस दिन तुम्हारी गलतियों का वजन तुमसे ऊपर चला जाएगा, गोपी का बहू, समझ लो वो दिन तुम्हारा हमारे घर में आखिरी दिन होगा। क्योंकि मैं कैलाशी देवी जिंदगी का हर फैसला नाप तोल कर लेती हूँ। छोटे पर्दे पर एक बार फिर लौट आई कोकिलाबेन, क्योंकि वही रौब, वही रुतबा देखने को मिल रहा है दोबारा। और इनकी होने वाली बहू गोपिका का नाम भी काफी मिलता जुलता है गोपी बहू से, यानी कि ये देख आपको सीरियल साथ निभाना साथिया की याद जरूर आ जाएगी। साथिया, बिल्कुल साथिया बहुत ही एक प्यारा शो रहा है, दर्शकों ने अपार स्नेह दिया है, एक आइकॉनिक शो है। कोकिला का किरदार, गोपी का किरदार एक बहुत ही प्यारा और एक अनोखा किरदार है, तो वो तो अविस्मरणीय है, वो ज़िंदगी में मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। उस किरदार ने मुझे जो प्रेम दिया है, उस किरदार की वजह से दर्शकों ने जो अथाह प्रेम दिया है, तो वो तो भूलने लायक बात ही नहीं है, वो हमेशा मेरे दिल में रहेगा। वैसे हम आपकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। बात दरअसल ये है कि रूपल पटेल की एंट्री दंगल टीवी के शो नथ में कैलाशी देवी के किरदार में हुई है। कैलाशी देवी का कैरेक्टर बड़ा ही दमदार है, वो हर चीज नाप तोल कर करती है। ईमानदारी तो मानो कूट कूट कर भरी हो, एक भी चीज अगर टस से मस हुई तो उसकी खैरियत नहीं। अब देखिए, जल्द ही गोपिका की शादी आर्या से होने वाली है और कैलाशी देवी रिश्ते में आर्या की बुआ है, इसलिए वो गोपिका को तौल रही है, ये देखने के लिए कि वो कितनी ईमानदार है। क्योंकि जैसे जैसे गोपिका की गलतियां बढ़ती जाएंगी, तराजू का एक पलड़ा बढ़ता जाएगा। मेरा सौभाग्य है कि दर्शक हमेशा मुझे एक दमदार किरदार में देखते आए हैं और हमेशा पसंद करते हैं दमदार किरदार में, तो ये भी एक दमदार किरदार है और बहुत न्याय संगत जस्टफुल किरदार है। सही को सही, गलत को गलत कहने वाली, हर चीज़ को तोल मोल कर देखने समझने वाली, परखने वाली एक किरदार है। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ और थोड़ी डरी हुई भी हूँ, क्योंकि नया किरदार है, नया शो है मेरे लिए। तो मैं दर्शकों से यही विनती करती हूँ कि जितना प्यार आपने हमेशा दिया है, उससे कई गुना प्यार, ज़्यादा प्यार दीजिएगा। वो बहुत ही एकदम स्ट्रिक्ट वाली बुआ जी बनकर आ रही हैं और उनका एक ही चीज़ है कि जो भी इस घर की बहू हो वो बहुत ही ऐसी होनी चाहिए जो काम करे, बाहर की चीज़ों पर ध्यान ना दे, गलतियाँ ना करती हो। और गोपिया ऐसी इंसान है कि उससे बेचारी से गलतियाँ हो जाती हैं। तो वही हम प्रोमो में शूट कर रहे हैं कि उन्होंने एक साइड बर्तन रखे हैं, एक साइड गोपिका है, और जैसे जैसे गोपिका की गलतियाँ बढ़ेंगी वैसे वैसे वो तराजू बढ़ता जाएगा। तो वही हम लोग शूट कर रहे हैं प्रोमो में। मैं और आर्या जो है एक कबीले में पहुंच चुके हैं जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, और ये लुक भी इसीलिए लिया है हम लोगों ने क्योंकि किसी प्रॉब्लम की वजह से ये लुक लेना पड़ा है। और जैसे आप लोग देख रहे हैं, हम लोग शूट कर रहे हैं कि वो लोग चाहते हैं कि हम शादी कर लें। जैसे गोपिका ने बोला कि हाँ आर्या मेरा पति, तो उन लोगों को प्रूव करने के लिए कि हाँ भाई हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो उसके लिए दोनों हमारे साथ शादी करवा रहे हैं। यानी कि अब कैलाशी देवी की निगाहें बस गोपिका की कमियों पर होगी, इसलिए गोपिका काम पर फोकस रहना, क्योंकि अगर डिफोकस हुआ तो आपको कैलाशी देवी से आर्या भी नहीं बचा पाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल जागृति का। अब जागृति के पापा की तबीयत खराब है और इस वजह से उसे दद्दा ने एक चुनौती दी है कि हर एक दिन वो 100 रुपए कमा कर लाए, तभी वो उसके पिता को बचाएगा। अब ये बात लग गई है सरकार के कानों में, जिसके बाद जो हुआ वो तो देखते ही बना। और कौन बोला कि रुपल्ली कमाना है? दद्दा ने। उन्होंने हमारे सामने चुनौती रखी है कि हमको रोज 100 रुपए कमाना है और उनको देना है। अगर ये सब
पैसा कमाना लग पड़े तो हमारे पावर का क्या होगा। अच्छा, सीरियल परिणीति में ना आपको ओम शांति ओम टाइप वाली वाइब्स आएगी, नॉट द भूतिया टाइप्स बट द रिक्रिएशन ऑफ ओल्ड सीन्स टाइप। क्या है ना कि नीति को सबक सिखाने के लिए परी ने रिक्रिएट किया है वो पूरा माहौल और सीन जब परी और राजीव की शादी हुई थी, ताकि नीति गिल्ट में आकर अपना गिल्ट जो है वो कबूल ले। लेकिन अगर इतनी आसान होती हर बात तो फिर बात ही क्या थी। पार्टी में नीति, राजीव और उसके परिवार को बुलाना तो एक बहाना है। दरअसल इस पार्टी में नीति को ये बताना है कि देखो तुमने क्या किया है, कैसे परी की राजीव के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद लड़का दहेज लेकर भाग गया और उसने अपनी जिंदगी में दूसरी लड़की को जगह दे दी और उसके बाद कैसे नीति ने परी की जान ले ली। ये पूरा सीन सबके सामने रिक्रिएट किया गया ताकि नीति को वो सब याद आ जाए जो उसने किया है और अपना जुर्म वो कबूल कर ले। अब नीति को पहले तो समझ नहीं आया कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समझ आया वो डर गई और जोर से उसकी चीखें निकल गई। नीति को ये नहीं पता होता, उसने एक प्ले रखवाया है जिसमें वो हमारी कहानी ही बता रही है कि कैसे एक लड़का लड़की शादी करते हैं जो संजू और परी बने हैं। फिर लड़का पैसे लेकर दहेज लेकर शहर आ जाता है, दूसरी लड़की से मिलता है जो नीति होती है, और फिर कैसे नीति परी को क्लिफ से गिरा देती है और परी वापस से पार्वती बनकर आती है। जब ये होता है तो मुझे शुरू में इतना समझ में नहीं आ रहा था, फिर उसके बाद मुझे समझ में आ रहा होता है जब फिर मुझे गुस्सा भी आता है और मैं डर भी जाती हूँ कि मैं कहती हूँ बस करो बस करो बस करो, और फिर मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। यस, तो हाँ वो कामयाब हो गई है मुझे डराने में, मुझे गुस्सा दिलाने में। एक कुछ पल के लिए सब सोच में पड़ गए कि ये नीति को क्या हो गया है। बस उसका भांडा फूटने ही वाला था कि उसने मामला संभाल लिया। अब जो होना था वो हो गया है। परी पार्वती बनकर लौटी है तो अपना बदला भी लेगी। कुछ ऐसी ही कहानी अभी आगे तक आपको देखने मिलेगी। वैसे यहाँ पर एक मज़ेदार बात हुई, जब हम नीति से बात कर रहे थे ना, उस वक्त हमें पता चला कि नीति को एक इंजेक्शन भी लगा है और उस इंजेक्शन का नाता अंबिका से है, यानी कि शिल्पा सकलानी से। वो कैसे आप खुद ही सुन लीजिए। ओह माय गॉड, आपको पता है मुझे कल से दर्द हो रहा है, आपने फिर से उधर ही इस चीज की माफी मांगी। अरे ये नहीं बता, अब ये नहीं बता सकते। तो मैं बता देती हूँ। एक्चुअली मुझे कल इंजेक्शन लगा था, परसों एक्चुअली इंजेक्शन लगा था और यहीं पर लगा हुआ है मेरे इंजेक्शन। और मैम आए और थाड़, उनकी आदत है ऐसा थाड़ करके वो मारते हैं, और मुझे कल इतना दर्द हुआ था और फिर अभी भी हो ही रहा था और अभी उन्होंने फिर से मार दिया और सेम जगह पे मार दिया। अरे यार, अब भाई सच में एक्टर्स के बीच ना जो दोस्ती होती है वो गजब की होती है। इस सीन में भले ही अंबिका को रास्ते से हटाना चाहती हो नीति, लेकिन पर्दे के पीछे उनके बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल गुम है किसी के प्यार में, यहाँ पर लीजिए रजत और सवी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होते 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 बस रह ही गई। क्या है ना कि सवी तो दरअसल रजत की बहन की मदद करना चाहती है, उस चक्कर में जाकर उसके हस्बैंड से मिलती है। बस फिर क्या था, मतलब मानो कि रजत तो गलतफहमी पालने के लिए बैठा हुआ ही था, लेकिन थैंकफुली राइट एट द मोमेंट की चीजें आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती, तारा ने आके सब कुछ ठीक कर दिया। मैं सफाई नहीं दूंगी, मुझे किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं। शक बहुत ही बुरी बला होती है। ये शक ना अच्छे अच्छों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। अब देखिए रजत को पहले ही आशिका धोखा दे चुकी है तो उसके मन में एक डर सा बैठ गया है। इस सभी को जब उसने जिगर से मिलते हुए देखा तो उसे लगा कि कहीं इस सभी का भी तो अफेयर नहीं चल रहा है किसी और के साथ। वो सभी का मेरे लिए एक अच्छा इंटेंशन है जिसको गलत तरीके से समझ लिया जाता है। सभी का अच्छा इंटेंशन, वो मेरा हेल्प करना चाहती हैं, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी लाइफ में। मन में यही शक लेकर जब वो घर पहुंचा तो उसने इस सभी से साफ साफ कह दिया कि तुम्हें इस घर में नहीं रहना है। इस सही का सहारा लेकर तुम इस घर में आई, लेकिन अब तुम्हारा रिश्ता किसी और के साथ है तो तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। के साथ जो कुछ भी हुआ, जो आशिका ने किया, उसको लगता है कि सभी भी कहीं ऐसा ना कर दे, सभी भी कहीं उसको धोखा ना दे दे। तो उसी की एक जद्दोजहद है ज़िंदगी की। और वो जब यहाँ पर सभी की गाड़ी देखता है, वो आ रहा होता है, उसको लगता है कि झूठ क्यों बोल रही है, क्या रीज़न है। और जब वो पता लगेगा तो वो बहुत उसको अच्छा फील नहीं होगा, क्योंकि सभी उसकी फैमिली की मदद करने की ही कोशिश कर रही है एक तरह से। और ये बहुत ही डिफरेंट सा एक सीन है, जब आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। अब सभी ने रजत को ये नहीं बताया कि जिस इंसान से वो कैफे में मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि तारा का पति जिगर है और वो उन दोनों की मदद कर रही है। अब यही तो प्रॉब्लम है, बहुएं छुपाती हैं हमेशा। अब सभी इसमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तारा रजत की भी तो बहन है, अगर तुम उसे प्रॉब्लम बताती तो क्या रजत मदद नहीं करता। खैर अब तारा और जिगर यहाँ पर आ गए हैं और उन्होंने रजत को ये कह दिया है कि सवी उसकी मदद कर रही थी। अब रजत को पछतावा होगा। देखना ये होगा कि सवी से माफी मांगने के लिए अब वो क्या क्या करता है। अब आपको एक खुशखबरी भी दे देते हैं। इस साल स्टार परिवार अवार्ड में रजत को बेस्ट बेटे का अवार्ड मिला है। और आपको बता दे हितेश ने बहुत पहले से एक स्पीच तैयार की थी कि जब भी उन्हें कोई अवार्ड मिलेगा तो वो स्पीच सुनाएंगे, यही वाली। आप भी सुनिए। सडनली वो नाम जब अनाउंस हुआ तो मैं समझ ही नहीं पाया कि मुझे क्या बोलना चाहिए। और एज एन एक्टर कई बार आप प्रैक्टिस करते हो कि जब मुझे पहला अवार्ड मिलेगा, वो एक बड़ा एक ड्रीम होता है कि आप ये इन लोगों के नाम लोगे या जिन लोगों ने आपकी बहुत हेल्प की है। मुझे समझ में नहीं आया, बट हाँ मुझे वो इतना ज़रूर पता था कि जब मुझे मेरा पहला अवार्ड मिलेगा तो मैं कौन सी पोइट्री पढ़ूंगा। तो वो मैंने 2 पोइट्री जो मैंने लिखी थी उस वक्त पे, कि जब मैं उन दिनों जब मैं कुछ नहीं करता था और मुझे लगता था कि मुझे एक दिन अवार्ड मिलेगा ज़रूर लाइफ में, तो वो मैंने रिसाइट की थी उस टाइम पे। और वो थी कि राहे ज़िंदगी अगर आसान होती तो क्या मज़ा था, जुनून में जीने का मेरा शौक़ अधूरा रह जाता। मैं बढ़ गया खुद को दाव पे लगा के आगे, क्या पता था मेरा हाथ पकड़ खुदा साथ चल रहा था। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में का। अब देखिए, बात ऐसी है कि एक तरफ रजत ने सवी को काफी कुछ सुना दिया था, जिसके बाद उसे ये पता चला कि ये सारी गलती सवी की थी ही नहीं, बल्कि वो तो उसकी बहन तारा की मदद कर रही थी। अब आगे कहानी में आएगी नवरात्रि, और नवरात्रि में माता रानी की कृपा से दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, और आशिका और अर्श को ये बात बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होगी। लीजिए, आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों में चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अब बात ऐसी है कि डॉली चाहती है कि मीनू करे किसी अमीर आदमी से शादी, इसीलिए वो मीनू को घर से ले जाने की प्लानिंग करती है। मगर कहानी में आने वाला है एक जबरदस्त ट्विस्ट, क्योंकि सागर और मीनू भागकर शादी कर लेंगे। जब सभी घर वालों को लगेगा कि ये दोनों घर से भाग गए हैं, तभी होगी इनकी शॉकिंग एंट्री, जहां ये दोनों शादी कर कर वापस आएंगे। मीनू अंदर नहीं है, सागर भी दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं वो दोनों भाग तो नहीं गए? कहाँ है मेरी बेटी? बताइए कहाँ है मेरी मीनू? हम यहाँ हैं। वैसे कहानी में सागर ने अनुपमा को प्रॉमिस किया था कि वो पहले अपने करियर पर ध्यान देगा और फिर मीनू से शादी करेगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी जहां सागर को लेना पड़ेगा ये बड़ा स्टेप और करनी पड़ेगी मीनू से शादी, क्योंकि वो मीनू को बिल्कुल खोना नहीं चाहता। वैसे आगे कहानी में अनुपमा इनका साथ देगी। इतना ही नहीं, जल्द ही अनुपमा और अनुज का रोमांस भी साफ दिखाई देगा, और ऐसा भी हो सकता है कि अनुपमा और अनुज दोबारा शादी करें। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुंडली भाग्य का। अब देखिए, शौर्य का गुस्सा इतना ज्यादा हाई है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसका गुस्सा उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे पता चल गया है कि राजवीर उसका भाई है, और अब तो उसे ये लगने लगा है कि अगर राजवीर और पलकी की शादी हुई तो वो उन दोनों को ही मार डालेगा। राजवीर राजवीर राजवीर, अरे आखिर है क्या उस राजवीर में? है कौन वो? ब्लडी चोर है, एक नंबर का चोर। अब ये सब बातें उसने कही है अपनी माँ निधि से, जिसे वो माँ समझता है, और तो और वो प्रीता को भी अपनी माँ मानने से इनकार करता है। वैसे कहानी में आगे शौर्य को और भी चीजें फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हिट एंड रन का केस इतनी आसानी से क्लोज नहीं होगा, और लूथरास को इसका भुगतान करना पड़ेगा, जिसके लिए शौर्य की मदद उसकी माँ निधि नहीं बल्कि प्रीता करेगी। ऐसा ही होता है, जो इंसान गलत होता है ना, वो ज्यादा हल्ला करता है। उसे लगता है कि शोर मचाकर और तोड़ फोड़ कर कर वो सामने वाले को सबड्यू कर देगा, या फिर अपनी गलत चीज को सही साबित कर देगा। ऐसा होता कुछ नहीं है, देखिएगा। अब देखिए ना, इबादत जो है वो क्योंकि जीत रही है सही काम करके, ये देखकर मन्नत जो है वो तिल मिला रही है और घर में गुस्से में आकर तोड़ फोड़ कर रही है। इबादत! क्या बदतमीजी है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी सुभान के करीब जाने की? सुभान मेरा होने वाला शौहर है। होने वाला शौहर है, हुआ तो नहीं है ना? किस हक से तुम मन्नत पे चिल्ला रही? तुम्हारी बीवी होने के हक से चिल्ला रही। बीवी मत फुट! हद से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। तुम दोनों मिलकर बेहयाई कर सकते हो और मैं बदतमीजी भी नहीं कर सकती। मन्नत के नाकाम इरादों पर जब पानी फिर गया तो अब वो करे तो क्या करे। खुद को हारते हुए और इबादत को जीतते हुए वो देख ही नहीं सकती है। आज उसका गुस्सा इतना बढ़ गया है कि देखिए, उसने शीशे को ही तोड़ दिया। ये क्या? तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे मर जाने दो। शादी नहीं हो रही और उसका नतीजा है कि मन्नत बहुत क्रेजी गुस्सा हो रही है, बिकॉज इबादत की वजह से ये सब कुछ हुआ है। उसने बहुत कोशिश की शादी तोड़वाने की, रुकवाने की, और वो हो गया फाइनली। और अब मन्नत को ऐसा लग रहा है कि इबादत जीत गई है, तो उसका गुस्सा डबल हो गया है, और वो अब सब गुस्सा अपने ऊपर और चीज़ों पर और सुभान, मतलब सबके ऊपर निकाल रहे हैं, बिकॉज उसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे।
अब आपको ये सीन देखकर लगेगा कि सच में मन्नत को ना तकलीफ हो रही है, लेकिन आपको बता दे ये कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि ये तो दिखावा है, वो भी सुभान के लिए। अब सुभान को वो पाना चाहती है। देखिए ऐसा करके कैसे सुभान के करीब आ रही है। दूर नहीं, प्लीज मेरे पास बैठो प्लीज। अभी तो इबादत जो है अपनी चीज़ें कर रही है, जो वो करना चाहती है वो कर रही है, लेकिन मन्नत का गुस्सा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो उसके दिमाग में भी हज़ार चीज़ें चल रही है कि अब वो इबादत को कैसे काउंटर करती है, ये अब देखने वाला है। हालांकि सुभान के मन में मन्नत को लेकर कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं है। अब मन्नत जब सामने से हाथ बढ़ा रही है तो सुभान खुद को कितना रोक पाएगा। ये नज़ारा देखकर इबादत ने भी एकदम सही एक्शन लिया। मन्नत के मुंह पर पानी फेंककर उसके होश ठिकाने लाए। इबादत! क्या बदतमीजी है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी सुभान के करीब जाने की? अपनी औकात में रहो। सुभान मेरा होने वाला शौहर है। होने वाला शौहर है, हुआ तो नहीं है ना? फिलहाल सुभान मेरा शौहर है। मतलब मुश्किल से मन्नत थोड़ी काम डाउन हुई थी। सुभान ने उसको कंट्रोल किया था कि ठीक है रिलैक्स, मैं यही हूँ, और उतने में इबादत आ जाती है और वो पूरा एक बाल्टी पानी उठा के फेंक देती है हमारे ऊपर और बोलती है कि तुम मेरे पति के साथ क्यों बैठी हो। तो वो गुस्सा जो है वो ट्रिपल हो जाता है। और मतलब अब आप देखोगे कि मैस है, हर जगह ड्रामा टू मच हो चुका है। अब सुभान को तो वही दिखता है जो मन्नत दिखाती है। यहाँ पर वो इबादत पर गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है। अब इबादत चुप रहने वालों में से नहीं है, अपना हक वो लेना जानती है, इसीलिए वो अब किसी से नहीं डरती है। जितना गलत होना था वो हो चुका, लेकिन अब कुछ गलत नहीं होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।